हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका अध्याय 6 क्लास 10वीं जैव प्रक्रम को रिवाइज़ करेंगे। अब तक हम 5 अध्याय को रिवाइज़ कर चुके हैं और वो सभी वीडियोस जो हैं चैनल पे आप देख सकते हैं। उनको बार बार देखें ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो। तो हम जब जैव प्रक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम बोलते हैं जैव प्रक्रम तो इसका अर्थ क्या है। वो सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं या जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जीव को जिंदा रहने में मदद करते हैं। वैसे अगर टोटल बात करें तो 8 जैव प्रक्रम होते हैं, लेकिन अभी हम इन 4 जैव प्रक्रमों के बारे में बात करेंगे: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। सबसे पहले अगर हम बात करें पोषण के बारे में, पोषण का अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना, बचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। एक होता है स्वयंपोषी जीव और दूसरा होता है विषमपोषी जीव। स्वयंपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, और वो उदाहरण में आप हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। इसमें हम मानव या अन्य जीवों को ले सकते हैं। स्वयंपोषी में जैसे हमने बात की कि हरे पौधे और कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उनमें स्वयं पोषण के अंदर आते हैं। तो इसमें जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों की उपस्थिति के अंदर क्लोरोफिल जो कि एक वर्णक होता है, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा और इन दोनों को जो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल में तब्दील कर देगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है पत्तियों के अंदर होती है और इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कच्ची सामग्री के ऊपर एक प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सभी चीज़ें जो हैं कच्ची सामग्री के अंदर आती हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रकाश संश्लेषण की जो एक घटनाएं हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, और इनका जो सीक्वेंस है कि पहले क्या हो रहा है वो भी ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल पत्ते के अंदर होती है वो प्रकाश को अवशोषित करेगी। जैसे कि हम खाना बनाने हैं तो सबसे पहले हम गैस को जैसे जलाते हैं, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होगा। तो जो सूर्य से ऊर्जा मिली है उसके द्वारा जो जल का अणु है उसका अपघटन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, ये हमें ध्यान में रखना है। और जो हाइड्रोजन आई यहाँ पे टूटने के बाद, जल के अपघटन के बाद, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देती है। तो इस तरह से जो है हमें ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। तो ग्लूकोज मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो हाइड्रोजन आई वो कहाँ से आई, ये हाइड्रोजन जो जल से टूटी थी। और जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो कहाँ से निकलती है, जल के अंदर जो ऑक्सीजन है, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो ऑक्सीजन होती है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रंध्र क्या होते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हो रंध्र के अंदर 2 कोशिका होती है जिनको द्वार कोशिका, और इनके बीच में जो जगह होता है रंध्र छिद्र कहते हैं। इनके जो 2 प्रमुख कार्य हैं, प्रकाश संश्लेषण सॉरी प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है, और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो होती है जिसमें जल वाष्प के रूप में बन के पत्तों से निकलता है वो भी इन्हीं रंध्र द्वारा होता है। आप देख सकते हो रंध्र का चित्र इसके अंदर। उसके बाद देखते हैं हम विषमपोषी जीवों की बात करें तो विषमपोषी जो पोषण होता है उसके अंदर हमने प्राणियों को प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, मतलब कि होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, इन 3 भागों में विभाजित कर दिया है। इसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। जैसे अमीबा हो गया, मानव के अंदर भी इसी तरह से होता है। मृतजीवी के अंदर क्या होगा, मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं ये भोजन, फफूंदी, कवक। परजीवी मतलब जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जोक हो गया, मरबेल हो गया, मच्छर वगैरह हो गए, जू हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आते हैं। अब हम बात जब कर रहे हैं पोषण की तो पहले अमीबा के अंदर पोषण पढ़ लेते हैं। इसके अंदर जो आप देखोगे कि
ये पोषण जो तरीका है इसको अलग अलग स्टेप में दिखा रखा है। अमीबा का जो चित्र दिखा रखा है, अमीबा का जो आकृति होती है वो स्थिर नहीं होती, बदलती रहती है। तो एक केंद्रक दिखा रखा है, कोशिका कण, तो उसके पास में एक खाद्य कण आ गया। खाद्य कण में क्या हुआ, ये पादाब जो है ये बढ़ जाएंगे, उस खाद्य कण को जो है अंदर ले लेंगे और खाद्य रिक्तिका के रूप में ये प्रवेश कर जाएगा। उसके ऊपर फिर बहुत सारे जो है एंजाइम काम करेंगे और वो उसका पोषण हो गया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं भोजन को अपने पदमाप की सहायता से घेर लेता है। इस वाले में आप देख सकते हैं। फिर खाद्य रिक्तिका बन गया। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और फिर बचा हुआ अपचय शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है, निष्कासित हो जाता है। इसी तरह पैरामीशियम के अंदर भी जो है पक्षामाप जो है कोशिका को पूरी तरह से ढके रहते हैं और वो विशिष्ट स्थान से ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा पैरामीशियम जो है हमारे चप्पल के आकार का होता है और उसमें एक जगह पे जो है उसका मुख होता है और इस तरह से जो है ये छोटे छोटे जो है बालों की तरह जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं पक्षयाब, ये क्या करेंगे खाद्य कण को जो है ऐसे हिलाते हिलाते इस जगह पे भेज के यहाँ से फिर वो अंदर प्रवेश करता है। तो पैरामीशियम के अंदर भी इसी तरह से होता है। मनुष्य के अंदर पोषण की बात करें तो यहाँ पे अंतःग्रहण होगा, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बाह्यक्षेपण, ये 5 प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। तो जो अंतःग्रहण है उसके अंदर सिर्फ इतना याद रखना है कि खाना हमने जो है मुंह के अंदर चला गया हमारे, सिर्फ, ठीक है ना। पाचन प्रक्रिया जो है हमें अलग अलग पढ़नी है कि मुंह के अंदर पाचन कैसे हो रहा है, फिर अमाशय के अंदर पाचन कैसे हो रहा है और शुद्धांत के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम पाचन प्रक्रिया की बात करें तो मुंह में जब भोजन का अंतःग्रहण हुआ तो भोजन को चबाया जाता है दांतों की सहायता से। लार जो है जिब्या लार को मिक्स कर देती है और लार ग्रंथि से निकलने वाला रस क्या करेगा, सबसे पहले स्टार्च जो है उसको शुक्रा में बदल देगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो नाम है एमाइलेज। फिर भोजन ग्रासिका मुख्य अमाशय तक भोजन ग्रासिका क्रुंचा कंचक गति, ये आपको ध्यान में रखना है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कि इसके ग्रासिका के अंदर होते हैं। इसमें जो हमारी ग्रासिका है उसमें जहाँ पर भोजन होगा उसके ऊपर की जो कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ जाएंगी और भोजन के नीचे की जो कोशिकाएं हैं वो फैल जाएंगी, जिससे भोजन नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए इसको जो है क्रम का कुंचक गति कहा जाता है। फिर जैसे ही भोजन हमारा आमाशय में पहुंचा तो वहाँ पर जो है जठर ग्रंथियाँ, 3 ये नाम याद रखने हैं, पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है, अम्लीय माध्यम तैयार करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। श्लेष्मा क्या होता है, जो हमारा अमाशय है उसके अंदर की जो दीवार है उसको HCl से बचाने का कार्य करती है, रक्षा करती है। फिर शुद्धांत में जब खाना पहुंच जाएगा तो वहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना है कि आंतरस, मतलब ये जितने एंजाइम है सारे, पूरा जो भोजन का जो अपघटन है, पूर्णतः अपघटन जो है शुद्धांत के अंदर ही होता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनना, वसा से वसा अम्ल या ग्लिसरॉल और प्रोटीन से अमीनो, ये सब चीज़ें इसके साथ में यकृत और अग्नाशय जो है अलग अलग चीज़ें प्रदान करती हैं। यकृत जैसे पितरस, बाइल जूस जिसको कहते हैं, उसका स्त्राव करता है, जो कि वसा को जो है इमल्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, मतलब वसा के बड़े कणों को छोटा कण में तोड़ना, वो कार्य जो है इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वसा का जो है पितरस द्वारा जो है छोटी गुलिकाओं में इमल्सीकरण जो है वो हो रहा है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। अग्नाशय से जो अलग अलग चीज़ें निकल रही हैं, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेस एंजाइम। तो प्रोटीन का पूर्णतः पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम, वसा का पूर्णतः पाचन के लिए लाइपेस और स्टार्च का जो है अमीलेश। तो ये सब जो है एंजाइम इन सभी पोषक तत्वों के पूर्ण पाचन के लिए मदद करते हैं। जब खाना पूरी तरह पच गया तो हमारे जो है शुद्धांत की अंदरूनी दीवार में छोटे छोटे उंगली नुमा संरचनाएं होती है जिसको कि दीर्घरोम कहा जाता है। वह अवशोषण भी करती हैं और सतही क्षेत्र को बढ़ाती भी है। 5वां है बाह्यद्रांत के अंदर। जब खाना पचने के बाद अवशोषण हो गया तो बचा हुआ खाना और जल का अवशोषण वहाँ पर होगा बाह्यद्रांत के अंदर और वज्रीय पदार्थ गुदा शरीर द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से आपकी पूरी प्रक्रिया हो रही है ये पोषण की या पाचन की। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया की जिसको हम कहते हैं श्वसन। पोषण प्रकरण के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो खाना हमने खाया उसको हमने जब तोड़ लिया और अब कोशिकाओं के पास पहुंच गया इस रूप के अंदर, तो उससे हम ऊर्जा कैसे ग्रहण करते हैं कि
कोशिका द्रव के अंदर ये ग्लूकोज जो है पायरुवेट में बदल जाएगा टूटकर, ठीक है, और कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है थोड़ी बहुत। उसके बाद अगर ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित है या ऑक्सीजन की उपस्थिति है, इन दोनों केसेस में अलग अलग होगा। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो आपका पायरुवेट था ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाएगा और लगभग ऊर्जा के रूप में आपको 36 एटीपी देगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो उन कोशिकाओं में ये पायरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल में बदलेगा और ऊर्जा के रूप में सिर्फ 2 एटीपी मिलेगी। हालांकि ये प्रक्रिया तेज गति से होती है, ये प्रक्रिया जो है धीमी गति से होती है। और ये जो है हमारे को देखने को मिलेगा ईस्ट के अंदर किण्वन अभिक्रिया, जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, तो यहाँ पर भी जो ऊर्जा है वो 2 एटीपी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि अधिक ऊर्जा जो है पूर्णतः जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तभी मिलती है। श्वसन, 2 तरह के जो श्वसन है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये अनुपस्थिति के अंदर। यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन हो रहा है। कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये केवल कोशिका द्रव में ही होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, कम ऊर्जा उत्पन्न होगी मानव के अंदर, ईस्ट के अंदर। तो ये अंतर आपको याद करना है। फिर आप देख भी सकते हो पूरी प्रक्रिया कैसे हो रही है। नासाद्वार से ग्राशनी से फिर कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, फुफ्फुस, कूपिका और रुधिर वरिकाएं। तो ये जो मेन है कूपिका के अंदर किस तरह से इसमें काम करती हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। मानव श्वसन क्रिया की अगर हम बात करें तो 2 तरह से है, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन। अंतःश्वसन में क्या होता है कि वक्ष्य गुहा फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं। आपने देखा होगा जब आप सांस लेते हैं तो आपकी छाती बाहर आ जाती है, पेट अंदर जाता है, ठीक है ना, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। इसी तरह से इसका विपरीत उच्च श्वसन, जब हम सांस छोड़ रहे हैं पसलियाँ अंदर की तरफ जाएंगी, पेट से आप दबाव लगाओगे तो पेट थोड़ा बाहर आ जाएगा। तो अंत श्वसन जो है सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेता है, उच्च श्वसन जो है फेफड़ों से वायु गैस को बाहर निकालता है। जो स्थलीय जीव हैं श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और जो जल में रहने वाले हैं वो जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, चाहिए उनको भी ऑक्सीजन ही। कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच कोशिकाओं के अंदर गैस का आदान प्रदान, ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर एक चित्र भी है, अगर आप उसमें किताब में देखोगे तो इस तरह से एक कूपिका दिखा रखी है और उसके बाहर से जो है इस तरह से हमने रिक्तिकाएँ दिखा रखी हैं, ये जो धमनी जो है उसके अंदर रक्त की वाहिकाएँ। तो सबसे पहले वायु से जो है कूपिका के अंदर जाएगा, रक्त वाहिका वहाँ पर जो है ऑक्सीजन आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये HBO2 बना लेगी। फिर उसके बाद धमनी द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुँचती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन में ऊतक में फिर CO2 जो बनेगी वो वापस से रक्त वाहिकाओं के द्वारा विसरण के द्वारा मोचन होकर नासाद्वार से बाहर हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो कूपिका के अंदर आप दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है रक्त के अंदर आती है, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर कूपिका में चली जाती है। तीसरा तंत्र है हमारा संवहन तंत्र। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र जो है संवहन तंत्र कहलाता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हृदय क्या होता है, रक्त नलिकाएं जो धमनी और शिरा और वहन माध्यम रक्त व लसिका। तो सबसे पहले अगर हम रक्त की बात करें तो यहाँ पे कणीय अवयव और द्रव्य अवयव, मतलब रक्त के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, उसमें से एक द्रव्य अवयव के अंदर है और 3 कणीय मतलब कोशिका। तो लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त और रक्त प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ वहन करती हैं और इसको लाल रंग देती हैं। हमारे शरीर को लगभग 80% जो है लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। श्वेत जो है वो सफ़ेद मतलब बिना किसी रंग के, शरीर को रोगमुक्त रखने में सहायक होती है। और प्लेटलेट जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं, जिससे कि अगर कोई चोट लग जाए और आपका खून बाहर निकल रहा है तो वो ज़्यादा ना निकले। प्लाज्मा जो है लगभग 90% जल होता है और इसका रंग जो है पीले रंग का होता है अगर इसमें से सारी कोशिकाएं निकाल दी जाएं। इसमें प्लाज्मा में प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और खनिज तत्व भी उपस्थित होते हैं। 2 तरह की रक्त वाहिकाओं की बात है, धमनी और शिरा, इनके बीच में कई बार अंतर पूछ लिया जाता है। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का
काम एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। शिराओं की बात करें तो ये अनॉक्सीकृत रुधिर को एकत्रित करके हृदय पास लेके आना अपवाद फुफ्फुस शिरा। धमनी की भित्ति मोटी होती है लेकिन अधिक लचीली होती है, शिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है। इसमें वाल्व नहीं होते हैं, इसमें वाल्व होते हैं। ये स्थायी नहीं होती, नीचे जो है आपके शरीर में अंदर की तरफ ज़्यादा होती हैं, ये स्थायी रूप से आपको दिखाई देती हैं, बाहर से भी नज़र आ जाती हैं। अब किस तरह से कार्य कर रही हैं, ये एक हृदय का चित्र दिखा रखा है। 4 कोशिकीय हृदय है इसमें आपका, ऊपर के दोनों जो हैं अलिंद और नीचे के दोनों निल्ले होते हैं। इस तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आपका रक्त है और इस तरफ जो है बाएं अलिंद और बाएं निल्ले के अंदर जो है ऑक्सीजन युक्त है। तो अगर हम शुरू करें यहाँ से, सबसे पहले फेफड़ों से जो ऑक्सीकृत रुधिर है उसको फुफ्फुस शिरा का काम वैसे अनऑक्सीकृत रुधिर को लेके आना है, लेकिन अपवाद यहाँ पे यही है कि सबसे पहले फेफड़ों से ऑक्सीकृत रुधिर को फुफ्फुस शिरा लेकर बाएं अलिंद में लाके डाल देती है। बाएं अलिंद में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये जो है वॉल खुल जाएगा, वो बाएं निल्ले में चला जाएगा। बाएं निल्ले से महाधमनी या प्रमुख धमनी उसको ऑक्सीकृत रुधिर को लेके पूरे शरीर के अंगों तक भेज देती है। शरीर के अंगों में फिर उसको इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़कर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है तो वो रुधिर विऑक्सीकृत हो गया, उसको लेकर जो है प्रमुख शिरा, महाशिरा जिसको हम कहते हैं, वो दाएं अलिंद में लेके आएगी, दाएं अलिंद से दाएं निल्ले में जाएगा और वहाँ से फुफ्फुस धमनी जो है, धमनी का काम जो है ऑक्सीकृत रुधिर लेके जाना, लेकिन ये अपवाद है कि हृदय से फेफड़ों तक जो अनऑक्सीकृत या विऑक्सीकृत रुधिर है उसको फुफ्फुस धमनी लेके जाती है और ऑक्सीकृत रुधिर को जो है फेफड़ों से हृदय तक फुफ्फुस शिरा लेके आती है। तो ये यहाँ पर वापस चला गया। तो इस तरह से जो आप देखोगे एक जो है साइकिल यहाँ पे चल रही है, एक साइकिल यहाँ चल रही है। तो मानव हृदय में एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिचालन करता है। अलिंद की अपेक्षा निल्ले की पेशियाँ भित्ति मोटी होती हैं क्योंकि निल्ले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है, तो नीचे के जो हिस्सा होता है हृदय का वो मोटा होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट पूरा आपको इसमें दिख रहा है। इसका चित्र आपको बना के प्रैक्टिस करना है। फिर होता है लसिका, एक तरल उत्तक जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, लसिका वहन में सहायता करता है। असल में लसिका जो है आपके रुधिर से ही बनता है। जब रुधिर जो है धमनियों में अधिक गति से जा रहा है तो कुछ जो है वो कोशिकाओं के बीच में इकट्ठा होता रहता है जिसको कि लसिका कहा जाता है। कार्य इसका यही है कि हमारे शरीर में ऐसे पदार्थ जो कि बड़े हैं, कोई भी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जो आपका रुधिर जो है उनका वहन नहीं कर सकता, तो वो लसिका उनका वहन करती है। बाद में ये आपके रुधिर में ही मिल जाता है। तो इसकी गति जो है आपके कहाँ से, हृदय से और कोशिकाओं की तरफ या शरीर के अंगों तक होती है। पादपों में परिवहन की बात करें तो 2 चीज़ें हैं, जाइलम और फिलोइम। इसमें जो जाइलम है वो क्या करता है, आपका मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये ध्यान में रखना है कि बिना किसी ऊर्जा का इस्तेमाल किए ये कार्य हो रहा है और इसमें वाष्पोत्सर्जन जो है उसको मदद करता है। जल के अवशोषण एवं जड़ में पत्तियों तक जल तथा विन्य खनिजों की ऊपरमुखी गति में सहायक है और पौधों में ताप नियमन में भी सहायक है। उसके बाद जो है भोजन की अगर हम बात करें तो भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधे में जो है आपके फिलोइम के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण करता है जो फिलोइम उत्तक द्वारा होता है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको कि ये ऊर्जा की सहायता से होता है फिलोइम उत्तक के अंदर जो भोजन का स्थानांतरण होता है। चौथा हमें पढ़ना है मानव में उत्सर्जन। जब मानव में उत्सर्जन की बात करते हैं तो जितने भी जीव हैं जिनमें उपापचयी क्रियाओं जितनी भी हो रही हैं, ऑक्सीडेशन, उनके अंदर कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बन जाते हैं जिनका निष्कासन बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो शरीर के अंदर जो है दिक्कत उत्पन्न कर देंगे। इसलिए जो है कोशिका जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देती है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र आपको अच्छी तरह आना चाहिए, जिसके अंदर आपको एक जोड़ा वक्र किडनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी यूरेटर, एक मूत्राशय ब्लडर और एक मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको बना के प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले वक्र में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है और मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से
वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट, यहाँ पे हानिकारक अपशिष्ट मतलब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की बात कर रहे हैं हम। तो हमारे शरीर में जो हानिकारक अपशिष्ट है वो यूरिया के रूप में हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर वक्र में मूत्र निर्माण की बात करें तो वक्र की संरचना व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? वक्राणु, नेफ्रॉन जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले कोशिका गुच्छ होता है, ग्लोमेरुलस, फिर बॉम्बन पुट, नलिकार भाग और संग्राही वाहिनी। तो इसमें हम देखते हैं, जो चित्र में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप देखोगे कि बॉम्बन पुट और ग्लोमेरुलस के अंदर जो है, जो भी हमारा रक्त है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉम्बन पुट में नहीं है वो सारी निकल कर यहाँ आ जाएंगी, चाहे वो हमें बाहर फेंकनी है ना फेंकनी। तो कोशिका कुछ निस्संदेह जो पहला भाग है, जब वक्र धमनी की शाखा वक्राणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका कुछ में छणकर बॉम्बन पुट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वर्णनात्मक पुनः अवशोषण, वक्राणु के नलिकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण हो जाता है इस हिस्से के अंदर और इसमें, जो चीज़ें हमारे लिए सहायक हैं। फिर नलिका स्रावण, यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वक्राणु से नलिकार भाग में अंतिम सिरे में रह जाते हैं वे मूत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ से फिर जो है ये अपने नलिकार भाग में मूत्र का निर्माण होता है। लास्ट पॉइंट है आपका इसके अंदर, कृत्रिम या आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? कृत्रिम वक्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर से कृत्रिम वक्र की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। जिनकी जो है किडनी ढंग से काम नहीं करती, उनको फिर बाहर से उनको कट करके बॉडी के अंदर से और उनके रुधिर को साफ करके वापस डाला जाता है। एक स्वस्थ वश में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वर्ग में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निर्गमित निकलों में पुनः अवशोषित हो जाता है। तो आप देख सकते हो 180 लीटर प्रतिदिन, मतलब 24 घंटे के अंदर जो उसमें से जा रहा है, सिर्फ हम जो यूरिन पास करते हैं वो 1.2 लीटर होता है। पादप के अंदर उत्सर्जन की बात करें तो वात्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्ताओं से संचित रहते हैं और अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद में रंजित गोंद रूप में पुराने जाइलम संचित करते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखते हैं। उम्मीद है आपको जो है चैप्टर की रिवीजन पसंद आई।